हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, जैसे ही आपको पता है कि अपन इस चैनल के ऊपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबा गैप हो जाने के बाद मैं वापस से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ आप सबके सामने। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने देना चाहता हूँ। देखिए, आप ये जो क्लासेस देखेंगे वो आप एज अ रिवीजन क्लास देखिएगा, क्योंकि आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें और अपनी जो नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग से आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी वो किस लिए रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारे आसपास बहुत सारी कोचिंग चल रही है, जैसे आपकी विनायक कोचिंग है, उत्कर्ष कोचिंग है, कलाम कोचिंग है, इसके अलावा एलिन के मॉड्यूल्स हैं। तो मैंने इसको सार संग्रह नाम इसलिए दिया है क्योंकि इन सब के नोट्स एक साथ रख के उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जो अपने लेवल की चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप क्लास देखिए, पूरी रेगुलर देखिए, छोटी छोटी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। टॉपिक्स को मैं बांट के आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ पार्ट्स के अंदर से, और इसमें आपको क्या मिलेगा, समग्र सार एक जगह आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इसकी पीडीएफ ही मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी। और जो भी नोट्स आपके बने हुए हैं उनमें कोई चीज़ मिसिंग है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो आप अपनी कोचिंग के जो नोट्स हैं उनके अंदर आप उसको एडअप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको वापस से क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, आप अपने नोट्स का ही रिवीजन बार बार कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूँ, अपना जो टॉपिक है वो डीएनए रेप्लिकेशन है। बेसिक मैं आपको बताता हूँ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता क्या है, फिर हम अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, यानी कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल हमारे सामने है, उस डीएनए के मॉलिक्यूल का दोबारा से डीएनए के मॉलिक्यूल का बन जाना ही, यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ फोटोकॉपी हो जाना डीएनए की, क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। हिंदी के अंदर इसे प्रतिकृतिकरण कहते हैं, यानी कि एक प्रति हमारे सामने उसका दूसरा रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि प्रतिकृति हो जाती है डीएनए की। सिंपल शब्दों में से ये कहते हैं। दूसरा जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृतिकरण होता है। इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता क्या है, ये चीज़ आप समझिए। सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षणीय में जो शब्द आ रहा है वो शब्द है अर्ध संरक्षणीय। इसका अर्ध का मतलब होता है आधा, संरक्षणीय का मतलब होता है संरक्षण, यानी कि सेमी का मतलब होता है आधा और कंजर्वेटिव जो शब्द बना है वो कंजर्वेशन से बना है। यानी कि जब भी डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, तो उसमें से उसकी एक लड़ी, यानी कि उसका आधा पार्ट है, उसका जो 50% पार्ट है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे उसकी कितनी कॉपीज आप बना लीजिए। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल डिवीजन के एस फेज में होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं, मैंने भी आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था, तो वहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि जब सेल डिवीजन की एस फेज आती है, जो सेल साइकिल चलती है उसकी एस फेज आती है, वहाँ पे डीएनए अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एस फेज के अंदर सेल डिवीजन में रेप्लिकेशन होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में रेप्लिकेशन होता किस तरीके से है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर जो सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर नेचर में कोई चीज़ आई है तो उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होगी, तब उसको लाया गया है। तो इसका रीज़न बेसिकली ये बताया जाता है कि जब सेल डिवाइड हो रही होती है, यानी कि एक सेल से दो सेल बनती हैं। जैसे मान के चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक सेल थी, इस एक सेल का क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद क्या सेल बन जाएंगे, दो सेल हमारे सामने बन के आ जाएंगे। जब ये जो पेरेंट सेल थी, इस पेरेंट सेल के अंदर क्या था, एक डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद था। लेकिन जब हमारे सामने दो डॉटर सेल बन के आ जाती हैं, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे दो डीएनए की जरूरत पड़ेगी। कितनी डीएनए की जरूरत पड़ेगी, दो डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए डीएनए क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, एक कॉपी से दूसरी कॉपी को बना लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है पूरे नेचर के अंदर, पूरी प्रकृति के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल अब तक ऐसा नहीं खोजा गया है जो अपने आप की सेल्फ कॉपी बना सके या फिर खुद से नया अपने आप को दूसरा बना सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रीज़न आपको पता चल गया, सेल जब डिवाइड होती है तो नेचुरल सी बात है, एक सेल से दो सेल बनेंगी, तो ऑटोमेटिक दो डीएनए की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक सेल के पास एक ही डीएनए रह सकता है। चलिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये होता क्या है, वो चीज़ हमको यहाँ पे समझनी होगी। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, इसके बारे में बताया किसने था। तो सबसे पहले इसकी चर्चा की थी किसने, वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। वॉटसन और क्रिक से हम पहले से परिचित हैं। ये हैं कौन, तो ये वही हैं जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के बारे में बताया था, यानी कि जो डीएनए की द्विकंडलित संरचना होती है उसके बारे में इन्होंने बताया था। दूसरी बात करें कि इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बता दिया, यानी कि एक बार चर्चा कर दी थी।
लेकिन साइंस ऐसी सब्जेक्ट है जो चर्चा पे विश्वास नहीं करती है, उसको प्रूफ करके देना होता है। तो उसके बाद मेसेल्सन और स्टॉल नाम के दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस चीज़ को कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है या फिर इस विधि से रेप्लिकेशन करता है, इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और सीधा बनता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, इसका प्रयोग किसने किया था, प्रयोग द्वारा किसने सिद्ध किया था। तो आंसर आएगा मेसेल्सन और स्टॉल नाम के साइंटिस्ट ने। दूसरी ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किस पर ये प्रयोग किया गया था। तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, हम जानते हैं कि ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, उस पर ये प्रयोग किया गया जिसके द्वारा हमें ये चीज़ बताई गई थी। आगे देखना कि जो टेक्निक यूज़ की गई जब इस पर प्रयोग कर रहे थे मेसेल्सन और स्टॉल नाम के साइंटिस्ट, तो जो प्रयोग किया गया यानी कि जो टेक्निक प्रयोग की गई थी वो कौन सी थी, CSCl घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण। CSCl घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, इसका मतलब क्या है कि सीजियम क्लोराइड की जो डेंसिटी है उसके ग्रेडियंट के सेंट्रीफ्यूगेशन के आधार पर ये हमें बताया गया, यानी कि इस टेक्निक का यूज़ किया गया। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ आइसोटोप्स का यूज़ किया गया। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते होंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, लेकिन उनका द्रव्यमान या फिर परमाणु भार या फिर परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं या फिर समस्थानिक कहते हैं। नाइट्रोजन के दो समस्थानिकों का प्रयोग किया गया था। कौन कौन से थे, एक था नाइट्रोजन 15 और एक था नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं कितना होता है, 7 होता है, लेकिन यहाँ पे इनका द्रव्यमान अलग अलग था या फिर मैं बात करूँ परमाणु भार अलग अलग था। नाइट्रोजन 7 एक था, वो नाइट्रोजन 15 था और दूसरा था नाइट्रोजन 14। ऑटोमेटिक सी बात है, जब 15 है तो इसका परमाणु भार ज़्यादा है तो ये कैसा रहेगा, भारी रहेगा, और नाइट्रोजन 14 है ये कैसा रहेगा, हल्का रहेगा। इन दोनों का यूज़ किया गया था, आइसोटोप्स का यूज़ किया गया था। और प्रयोग किस प्रकार से किया गया वो चीज़ समझिएगा कि सबसे पहले ये जो सीजियम क्लोराइड था उससे पहले एक प्रयोग किया गया, उसमें क्या था कि NH4Cl माध्यम लिया गया, यानी कि अमोनियम क्लोराइड माध्यम लिया गया और उसमें N15 का आइसोटोप का यूज़ किया गया सबसे पहले। उसमें जब हमने देखा तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर N15 मौजूद था, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी N15 मौजूद था। हमने क्या किया, वापस से NH4Cl माध्यम लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, N14 का आइसोटोप डाल दिया और उसको हमने 20 मिनट के अंदर मेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, उसको 20 मिनट के लिए रख दिया। रखने के बाद जैसे ही अपन देखते हैं तो देखने के बाद हमारे सामने क्या चीज़ निकल के आती है कि 20 मिनट के बाद जब इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो हम देखते हैं कि एक लड़ी जो थी, जब डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया तो एक तो रेप्लिकेशन के बाद ये कॉपी बनी, दूसरी कॉपी बनी दो, दूसरे नंबर की ये बनी, यानी 1 से 2 बन गई। तो हुआ क्या कि जो 2 कॉपीज बनी थी उसमें एक लड़ी जो थी वो तो थी N15 की, ठीक है, और दूसरी जो लड़ी थी वो कौन सी थी, N14 की, यहाँ पे आ गई। क्या आ गई, N14 की यहाँ पे आ गई। ध्यान रखना पहले टोटल कितनी थी, N15 थे, लेकिन जैसे ही हमने N14 डाला तो कितने आ गए, N14 का एक यहाँ पे लड़ी आ गई। दूसरे की जब हमने देखी तो इसके अंदर भी क्या आ गई, N14 आ गई और एक क्या आ गया, N15 यहाँ पे ऑलरेडी क्या थी, मौजूद थी। N15 क्या थी, एक लड़ी यहाँ पे N15 की ऑलरेडी मौजूद थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि जब यहाँ पे 2 लड़ी थी एक के अंदर, तो दोनों में से हम देख रहे हैं कि एक N15 इधर चला गया, एक N15 इधर चला गया, और ये जो रेड वाली आप देख रहे हो N14, ये क्या है, दोबारा से जो नई बनी है, फोटोकॉपी के अनुसार जो नई बनी है वो वाली लड़ी कौन सी है, N14 वाली है। फिर भी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं होती है अभी। दोबारा क्या हुआ कि इसको हमने अब की बार या फिर मेसेल्सन या स्टॉल ने क्या किया, 40 मिनट के लिए इस माध्यम के अंदर रख दिया NH4Cl के, और क्या डाल दिया, N14 वापस से इन्होंने डाल दिया। N14 वापस डाला, NH4Cl माध्यम वापस लिया, तो अब रेप्लिकेशन होने के बाद 2 से कितनी कॉपीज़ बनेंगी, ऑलरेडी हमें पता है कितनी कॉपीज़ बनेंगी, 4 कॉपीज़ हमारे सामने बन के तैयार हो गई। अब हम क्या देखते हैं कि 4 में से हम 1 और 2 कॉपीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर कंप्लीटली चेंज हो चुका है और N14 ने अपना क्या ले लिया है, रूप ले लिया है, यानी कि यहाँ पे आइसोटोप कौन सा आ गया है, N14 आ गया है। लेकिन 2 कॉपीज हमारे सामने ऐसी थी जिसमें एक जो लड़ी थी वो N14 की थी और दूसरी लड़ी कौन सी थी, N15 की थी। ऐसे हमारे सामने 2 कॉपीज निकल के आई। अब एक चीज़ देखना, क्या चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध क्या हो रही है वो चीज़ देखना कि यहाँ पे N15 की 2 लड़ियाँ थी, कितनी बनी, 2 कॉपीज़ बनी। 2 कॉपीज़ में से जब हम 50% निकालेंगे तो देखिए एक N15 यहाँ पे है, एक N15 यहाँ पे, यानी कि लगभग 50% क्या है, पुराना पेरेंट्स का जो डीएनए की लड़ी है वो यहाँ पे उपस्थित है। वापस बात करेंगे अपन, 2 से कितनी बनी, 4 कॉपीज़ बनी। इसका हम जब 4 का 100% निकाल दें तो एक कॉपीज़ बनती है कितनी, 25% की, यानी कि 25% की एक कॉपी बनती है। अब देखना 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, यानी कि 50% खत्म हो गया। लेकिन जब हम वापस देखते हैं शेष जो 50% हमारे सामने बचता है उसमें हम देखते हैं कि जो पेरेंट का जो N15 उपस्थित था वो हमें वापस से दिखाई दे जाता है, यानी कि यहाँ पर भी 50% पेरेंट का डीएनए मॉलिक्यूल उपस्थित था।
कहने का मतलब क्या है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा अपने आप के आधी चीज़ को या आधे रूप को संरक्षित रखता है। चाहे आप इसकी वापस से और कॉपीज़ बना के देख लीजिए, 4 से 8 कॉपीज़ बनेंगी, वो आप बना के देखिएगा तो यही चीज़ आप सबके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रयोग करके उन्होंने इस सारी चीज़ को बता दिया था। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि यहाँ पे जो प्रयोग किया गया था वो किस पे प्रयोग किया गया था, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया पर प्रयोग किया गया था। अब जब ई कोलाई पे बैक्टीरिया पे प्रयोग किया गया तो हम जानते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स पे सिद्ध ना करने के बाद कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने इस चीज़ को किसके ऊपर प्रयोग सिद्ध किया है, यूकैरियोट्स के ऊपर भी इस प्रयोग को करके देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोट्स में भी सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, टेलर नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बताया था। और किस पे ये प्रयोग किया गया, तो ये प्रयोग किया गया बिसिया फावा नाम के एक फली होती है। बिसिया फावा नाम की क्या होती है, एक फली होती है जिस पर ये प्रयोग किया गया। और हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं जितने भी वो सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर ये जो बिसिया फावा नाम की फली है इसका यूज़ किया गया और ये बताया गया कि यूकैरियोट्स के अंदर भी सेमी कंजर्वेटिव प्रकृति से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पे अपनी क्लियर हो गई। इस तरीके से हमने पहले पार्ट के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से किया जाएगा, होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बात कर ली। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको क्रियाविधि बता दूंगा और कंप्लीट आपका रेप्लिकेशन है जो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीडीएफ आपको इसको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, चैनल जाके आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।